नमस्कार मित्रों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मराज मीणा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर आप लोगों से इतिहास विषय की चर्चा में रूबरू होने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि पहला स्थल जो खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता। और चूँकि हड़प्पा सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी है उसका, उस घाटी का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें वो खोजा गया, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और बाद में जब इसके उत्खनन स्थल ढूंढे गए तो इसका विस्तार जब देखने को मिला तो प्राचीन काल की जो नदी है सरस्वती, उसके इर्द गिर्द का क्षेत्र भी इसमें शामिल हुआ। तो फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जाना गया। इतिहासकारों ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। तो मित्रों, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह सिविलाइजेशन फैली हुई है। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतवर्ष है, जो हमारा देश है, वो अपने आप में इस बात पे गौरव करता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे वो एक विकसित जीवन या सभ्य जीवन जीते थे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ की सुनियोजित नगर प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, जल संग्रहण की जो पद्धतियाँ हैं, उनका जो प्रबंधन है, जल प्रबंधन तकनीकी, और जो गंदे पानी को जो वेस्टेज वाटर है तो उसका सिस्टम देखते हैं, जल निकास प्रणाली है, सार्वजनिक भवन, जो इमारतें हैं उनका निर्माण, सड़कें, जल निकास पद्धति। तो इस प्रकार की जो सिस्टम्स हैं, उनके खेती करने का जो ढंग, वो सब एक उनके रहने का जो कल्चर है वो इतने दिन पूर्व 3000 साल पहले, तो वो इतने सभ्य लोग थे। हम आज उन्हीं पूर्वजों की संतान मानते हैं अपने आप को, तो अपने आप में गौरव का विषय है। तो ये सारी चीज़ें, हमारी जो सभ्यता सिविलाइजेशन है उसकी जो प्राचीनता है वो हमको एक गौरव महसूस करवाती हैं। तो मित्रों, हम थोड़ा सा आज उसकी उत्तरजीविता या रिलेवेंस या उपयोगिता पर, जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आज जो हमारा हिंदू धर्म है उसके बहुत सारे मायने, बहुत सारे जो पहलू हैं वो कहीं ना कहीं से सिंधु घाटी के लोगों से या सिंधु सभ्यता के जो जीवन है उससे काफ़ी समानता रखता है। वहाँ पर हम जब मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो मूर्ति पूजा भी आज हमारे इस हिंदू धर्म में चरितार्थ होती है। जो नेचर लव है, जो प्रकृति प्रेम है, वृक्ष पूजा है, पशु पूजा है, वो आज भी है, उस समय भी था। पशुओं को पालना, पशुओं के साथ मनोरंजन, ये आज भी है, उस समय भी था। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, और जब हम देखते हैं कि एक टाउन प्लानिंग की गई थी, मतलब नगरों को एक सुनियोजित तरीके से बसाना, कॉलोनी सिस्टम पे, और सड़कों का एक बहुत इंजीनियरिंग टाइप से निर्माण करना ग्रिड पद्धति पर, तो वो, और जिस तरीके से नगरों का निर्माण हुआ, उनकी इमारतों का निर्माण हुआ, उनको सुनियोजित ढंग से बसाया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज भी हमारे टाउन प्लानिंग का हिस्सा है। टाउन प्लानिंग में हम देखते हैं, नगर नियोजन में हम देखते हैं कि कहाँ पार्क होना चाहिए, कहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क चाहिए, कहाँ स्टेडियम चाहिए,
और कहाँ वाटर मैनेजमेंट होगा, वाटर हार्वेस्टिंग होगी, खेती किस तरीके से कहाँ होगी, कचरे का प्रबंधन शहर से बाहर होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम आज अपने आप को विकसित मानते हुए करते हैं, तो ये तो आज से 3000 साल पहले भी हमारी सिविलाइजेशन में मौजूद थी। तो हम उन पूर्वजों को नमन करते हैं और हमें उनके प्रति आदर भाव भी रखना चाहिए। अब धर्म से जुड़ी जो चीज़ें हैं तो हम देखते हैं कि ताबीज़ हैं, मूर्ति पूजा है, पशु पूजा है, वृक्ष पूजा है और तंत्र मंत्र विद्या है, कपाल क्रियाएं हैं। ये सारी जो जो तरीके थे आज भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा अभी भी है। योग और साधना की जो परंपरा है उसके प्रमाण भी सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखे हैं। तो वो भी आज योग साधना है। तो योग आप जानते ही होगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में योग है। तो योग की जो महानता है वो आज चरम पर है। तो बड़ी बड़ी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, चाहे वो महाशक्ति हो, भारत का इस मामले में लोहा माना है। यूएन ने योग को 21 जून को योग दिवस के रूप में डिक्लेयर भी किया भारत के प्रयासों से। तो ये एक बड़ी जीत है, ये हमारी उस सिविलाइजेशन की जीत है, उस सभ्यता की जीत है जो हमारी विरासत रही है। तो हम इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं से सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ते हैं। वहाँ से भी ये तथ्य निकल के आते हैं कि योग और साधना के प्रमाण वहाँ थे। इसी प्रकार से जो हमारा जो कमर्शियल है, ये व्यापार वाणिज्य है, गुजरात में डॉकयार्ड मिला था लोथल में, तो सामुद्रिक व्यापार के जो साक्ष्य मिलते हैं वो उस समय भी थे, तो सामुद्रिक व्यापार आज भी है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से जो प्रोग्रेसिव सिचुएशन है, प्रोग्रेसिव कंडीशन है, वो हम आज देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जो सभ्यता, वो नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका जो प्रासंगिकता है उसके तौर पर हम एक विकसित रूप के रूप में हम आज भी उन चीज़ों को हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। बात करें तो गणितीय अंकों की, तो 16 के अनुपात में वो उनकी गणितीय गणना थी। तो ये भी एक बड़ा आधार है, एक तरीके से गणित की जन्मस्थली कह सकते हैं कि 16 के हिसाब से उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो आज भी कहीं ना कहीं सटीक है। वो जो अनुपात है 16 का, वो से बिल्कुल 16 आना, जो आज भी हम कहते हैं कि 16 आना सच है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे उस जीवन में समाहित हैं। और बात करें कपास है, चावल है, ऐसी जो प्रधान जो फसलें हैं, इनकी उपज का आधार हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। पानी की टंकियां हैं जो बड़ी बड़ी अब आज हम बनाते हैं, धोलावीरा में ऑलरेडी पहले मिल चुकी हैं। खिलौने हैं बहुत सारे, अब कालीगंगा में जोते हुए खेत का साक्ष्य है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। तो एक तो ये रिलेटिविटी है, एक सामान्य सा परिचय है। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन एक सामान्य सा परिचय है कि हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में उसके जो रिलेटिविटी है, वो जो रिलेवेंस है, वो आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं समाहित है। अब हम देखते हैं कि जैसे वो जो इसका विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेके दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, इधर जो जम्मू कश्मीर का मांडा है चिनाब नदी के किनारे है, और दायमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में, वहाँ तक इसका उत्तर दक्षिण विस्तार है। हालांकि अभी स्थल खोजे जा रहे हैं और इन स्थलों का जो समावेश है अब पूरी तरीके से ये कहना मुश्किल है कि इसका विस्तार कितना था। अभी भी शोध और उत्खनन जारी हैं और इसके बारे में जो अभी नए अनुसंधान हैं वो अभी आने बाकी हैं। अभी तक वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग करके पढ़ाया जा रहा था कि बिल्कुल वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता है। अब जो नए शोध आ रहे हैं
उनमें थोड़ा पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जबकि पहले इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट माना जा रहा था कि सिंधुवासी अलग थे और वैदिक आर्य अलग थे। अब यहाँ पर एक नई जो ऐतिहासिक जो विडंबना है, यह कुछ आप ये कहो कि ऐतिहासिक शोध प्रस्तुत हो रहे हैं, तो वो कुछ अलग तथ्यों को सामने ला रहे हैं। तो हम धीरे धीरे उन पर भी चर्चा करेंगे। और विस्तार की बात कर रहे थे तो इधर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेके हिंडन नदी से लेके इधर हम गुजरात की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेटली जो ये विस्तार है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का, ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। और अभी जो वर्तमान में हमारा जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और भारत है, ये जो क्षेत्र है ये लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में गिना जाता है। जो ज़्यादातर क्षेत्र हैं वो पंजाब, जैसे पाकिस्तान का जो पंजाब है, भारत का पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, जो गुजरात है, गुजरात से लगते हुए क्षेत्र हैं। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों देशों में। शॉर्ट गोई जो कि अफ़गानिस्तान में है। अब हम जैसे कि सिंध ज़िले को देखते हैं पाकिस्तान के को, तो वहाँ पर ये जो मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, ये सारे वहीं पे हैं। कोटदीजी है और उधर पाकिस्तान में ही हड़प्पा है। हम भारत के स्थलों में जो गुजरात की किया जाए, भगतराब है, जूनीकोरन है, लोथल है, रंगपुर है, प्रवास पाटन है, ये सारे गुजरात में है। हरियाणा का मिताथल, बनावली, भिराना, ये हरियाणा में है। तो इसी प्रकार से राजस्थान में कालीबंगा है, तरखान वाला डेरा है। ये जो कुछ स्थल हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर रहा हूँ, और विस्तार से हम एक एक स्तर पर चर्चा करेंगे। तो ये एक सामान्य सा परिचय था जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आप लोगों को दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए विद धर्मराज।